Hello everyone, welcome to the Manula classes, the session of daily news analysis. Today is 2nd of May 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. And the first one news is regarding international relations and in context of the recent Pahalgam attack in India, and there are different kind of supports which are being offered by the different countries. So in this context इंडिया को अभी सपोर्ट मिली है यूएसए की। इसके पीछे क्या इसका कंटेक्स्ट है, कैसे हम कह सकते हैं दैट इंडिया हैज गॉट सम सपोर्ट फ्रॉम यूएसए। सो आइए एक एक करके इन सब पर नजर रखते हैं। फर्स्ट वन जो न्यूज थी वो थी डिफेंस सेक्रेटरी पीटे हेग्सेथ। उन्होंने कहा कि द यूएस स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद इंडिया एंड सपोर्ट्स इट्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ही reiterated the strong support of the US government in India's fight against terrorism because अभी ये जो डिफेंस सेक्रेटरी है यूएसए के, इनकी बात इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह से हुई है, तब इन्होंने ये अपने पॉइंट्स रखे हैं। तो इन्होंने बड़ी बात कह दी कि इंडिया के पास में राइट टू डिफेंड है। बाकी देखो सबके पास में होता है और ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं कहते तो इंडिया के पास राइट टू डिफेंस नहीं होता। बट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो टॉप कंट्रीज होते हैं, उनके डिप्लोमेट्स, उनके मिनिस्टर्स, उनके सेक्रेटरी जब ऐसी कोई बात बोलते हैं, एक बड़े मीनिंग्स में उनको देखा जाता है। वहीं यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं मार्को रूबियो, इन्होंने कहा reaffirmed the USA's commitment to cooperation with India against terrorism and urged India to work with Pakistan to de-escalate tensions। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ जो अगेंस्ट द टेररिज्म जो फाइट है, हम इंडिया के साथ उसके लिए कोऑपरेशन में हैं और हम चाहते हैं कि दोनों कंट्री मिलकर के काम करें और वॉर जैसी सिचुएशन को स्टॉप करें, डी-एस्केलेट करें। ये तो होगा आपका कंटेक्स्ट और क्या उसका प्रूफ था। सो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी ने जो पीटे हेग्सेथ हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद इंडिया एंड सपोर्ट्स इट्स राइट टू डिफेंड। तो ये बड़ी बात इन्होंने कह दी है। इंडिया का स्टैंड पाकिस्तान पर क्या है, देखो डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने हाईलाइट किया, देखो किसी मिनिस्टर की तरफ से जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने अगर डायरेक्टली ये कहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री सपोर्टिंग, ट्रेनिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की रही है। देखो ऐसे स्टेटमेंट मोस्टली गवर्नमेंट के ऑफिस से और सीनियर मिनिस्टर्स की तरफ से नहीं आते हैं, लेकिन इस बार ये जो मैसेज है, ये जो स्टेटमेंट है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है नीड फॉर ग्लोबल कंडेमनेशन ऑफ सच एक्ट्स, मींस जो पूरा ग्लोबल कम्युनिटी है वहां से सबको इसे कंडेम करना चाहिए और इसके अगेंस्ट में फाइट करनी चाहिए। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो सेक्रेटरी हैं रूबियो, उन्होंने स्पोक विद इंडियन मिनिस्टर जयशंकर से बात की। उन्होंने हमारे जो एस जयशंकर सर हैं, मिनिस्टर हैं फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इन्होंने साथ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी बात की और दोनों ही कंट्री से कहा कि आप जो एस्केलेशंस हैं उनको, जो टेंशंस हैं उनको डी एस्केलेट करें। जयशंकर सर ने स्ट्रेस किया कि भाई देखो जो परपिट्रेटर्स ऑफ पहलगाम अटैक हैं वो उनको जस्टिस के सामने लाया जाना चाहिए और जिन लोगों की डेथ हुई है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। नेवल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें इन टेंशंस के बीच में, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ही नेवीज ने नेवल एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी हैं अरबियन सी में और बहुत सारी वार्निंग उन्होंने इशू की हैं। ये वार्निंग के क्या है, मीन्स जब भी किसी एरिया में कोई डिफेंस एक्सरसाइज होती है तो उस एरिया से निकलने वाले व्हीकल्स के लिए, सिविल पॉपुलेशन के लिए, कॉमन पीपल के लिए ये वार्निंग आती है कि भाई इस एरिया से आप मत निकलना, हम इतने बजे यहाँ पर फायरिंग करेंगे या मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग करेंगे या कुछ और करेंगे। ऑनगोइंग सीज फायर वायलेशन अभी तक चल रहे हैं, मींस एलओसी काफी गर्म है इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एलओसी पर फायरिंग कंटिन्यूस है।
इंटरनेशनल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इंडिया के फेवर में सेवरल कंट्रीज ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है। उन्होंने भी टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट करने को जो इंडियन एफर्ट्स है उनको सपोर्ट किया है, और साथ ही कहा है कि दैट बोथ कंट्री शुड मेंटेन काम एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू डिप्लोमेसी। US President Donald Trump expressed strong condemnation of the Pahalgam terror attack in call with PM मोदी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से बात भी की थी और इन अटैक्स को कंडेम किया था, और जो है इसके लिए प्लेस भी किया था कि हम इंडिया के साथ में। दोनों ही तरफ से मिलिट्री हैं, उनकी रेडीनेस दिखाई दे रही है। इंडिया कंडक्टेड मल्टीपल मिसाइल फायरिंग्स नियर गुजरात का मींस अप्रैल 30 को भी किए। पाकिस्तान ने भी ऐसी कई सारी जो फायरिंग्स वगैरह की एक्सरसाइज को किया है, और नोटिफिकेशंस हैं, जो वार्निंग्स हैं वो भी इश्यू की है। सो दोनों ही तरफ से काफी कुछ देखने को मिल रहा है दैट बोथ कंट्री may involve in war in the recent future. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है दैट इज मोदी चैंपियंस इंडियाज क्रिएटिव फ्यूचर एट वेव्स समिट। अभी रिसेंटली 2025 की वेव्स समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, अपनी स्पीच दी थी। तो लेट्स डिस्कस द कंटेक्स्ट कि इंडिया की जो पोजीशन है वो ग्लोबल फोर्स की तरफ हमको दिख रही है, वो बढ़ रही है। लेकिन वो ओनली टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, बट इंडिया की कल्चरल और जो क्रिएटिव डोमेन है उसमें भी इंडिया ने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स किए हैं। और उसमें भी स्पेशली अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है, इंडिया ने बहुत कुछ इसमें किया है। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 ये कहाँ हुई है? ये हुई है मुंबई में। तो वेब्स की ये फुल फॉर्म है, क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। मोदी जी ने इसमें बहुत सारी चीजों पर जो एम्फेसाइज किया, और देखो उन्होंने कहा कि इंडिया की जो ऑरेंज इकोनॉमी है वो क्रिएटिव इकोनॉमी, जिसमें फिल्म, मीडिया, डिजाइन, अदर कल्चरल इंडस्ट्रीज सब कुछ इन्वॉल्व है, वो इंडिया को बहुत आगे तक लेके जा सकती है। उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो एक तो आपके लिए न्यू वर्ड मिला कि ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है। ऑरेंज इकोनॉमी वो होती है जहां पर क्रिएटिविटी अपने आप में इकोनॉमी को आगे लेके जाती है, और क्रिएटिविटी में आपका लिटरेचर हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री हो सकती है, वीडियोस हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, ऑनलाइन डिबेट्स हो सकती हैं, शो हो सकते हैं, पॉडकास्ट हो सकते हैं, डिफरेंट मीडिया हाउसेस के शोज हो सकते हैं, बहुत सारी डिजाइन हो सकती हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह ये सब हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑरेंज इकोनॉमी काउंट होते हैं, और इंडिया में तो जो यूट्यूब है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ऑरेंज इकोनॉमी को सपोर्ट करने में। इधर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना कुछ विजन शो किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट है ना, प्रोमोटेड इंडिया एज ए ग्लोबल। उन्होंने कहा कि जो भी वर्ल्ड में जितने भी ऑरेंज इकोनॉमी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, वो आओ इंडिया में आओ, और इंडिया में वर्ल्ड के लिए क्रिएट करो। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड। आओ हमारे यहाँ आओ, और ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है इसमें आप अपना रोल प्ले करो, जिसमें कल्चर, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब में आपका रोल इनवाइटेड है। आप सभी का वेलकम है, आप इंडिया में आइए, और गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट आपके साथ में है। उन्होंने कहा, प्रेज इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को उन्होंने प्रेज किया, हाईलाइट किया कि ग्लोबल कंजम्पशन जो है इंडिया के मीडिया का। हाँ, रियली में इंडिया में अब बहुत ज्यादा जैसे पॉडकास्ट हो रहे हैं, मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, ठीक है, बहुत सारे शोज हैं, उन सब में इंडिया का बहुत बड़ा नाम इस समय मिला है। प्लस साथ ही ये कहा कि रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ह्यूमन की सेंसिटिविटीज और एनरिचिंग लाइव्स। सो जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाए वो ह्यूमन की सेंसिटिविटीज को उसमें हमेशा ध्यान रखा जाए। इवेंट की हाइलाइट्स क्या रही इसमें? तो समिट जो है 90 कंट्रीज के पीपल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी हस्ती जो सेलिब्रिटीज हैं दे वर आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस समिट, इंक्लूडिंग रजनीकांत, मुकेश अंबानी, जो एडोबी है उसके सीईओ शांतनु नारायण। बड़े बड़े लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने, चाहे वो रजनीकांत हो, अंबानी हो, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के एफर्ट्स को काफी हाईलाइट किया और अप्रिशिएट किया। मुकेश अंबानी
projected India's entertainment industry to grow from 28 million to 100 मिलियन डॉलर होने वाली है नियर फ्यूचर में, बहुत ही जल्दी। एडोबी के जो शांतनु नारायण है, उन्होंने कहा कि इंडिया में जो क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट है, स्पेशली जो टीचिंग इंडस्ट्री भी है, वो भी बहुत ज्यादा बूम हुई है और उनके जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह है उनको यूज किया है। साथ ही एक बात और कही गई इसी समिट में, ये कहा गया एक टाइम था जब इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसने पूरे वर्ल्ड को लीड किया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया में हुआ। इंडिया ने बहुत कुछ पूरे वर्ल्ड के दिया, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। यहाँ इनका ये कहना है कि अब आने वाले टाइम में जो ऑरेंज इकोनॉमी है, अब वो इंडिया के ऑरेंज इकोनॉमी जो इंडिया की है वो बहुत ज्यादा बूम करने वाली है और पूरे वर्ल्ड को हम बहुत कुछ देने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके पास में एक न्यूज, वो है सातवाहन एरा इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन तेलंगाना's पेड्डापल्ली। सातवाहन जो है एक रूलिंग डायनेस्टी हुआ करती थी इंडिया में, और ये बात कर रहे हैं हम साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में भी आज का अगर हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आपका तेलंगाना, ऐसे कई सारे रीजन्स तक उसकी रीच हुआ करती थी सातवाहन डायनेस्टी की। तो इन्हीं टाइम के मींस सातवाहन की डायनेस्टी के टाइम के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट को। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें से बहुत सारा उन्होंने रिसर्च किया है। तो अ रिमार्केबल डिस्कवरी है, शेड्स लाइट ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ डेक्कन रीजन। तो डेक्कन रीजन की एंशिएंट हिस्ट्री पर यहाँ से बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, कल्चर क्या था, रिलीजियस डायनामिक्स क्या थे, पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या थे। क्यों? बिकॉज ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जब इनमें डिटेल लिखी होती है कि भाई इस जगह पर ये किंग रूल करता था, इसका लैंड यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जब इम्पोर्टेंट एविडेंसेस मिलते हैं तो ऐसी एंशियंट टाइम की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो आपको पेटापल्ली में मिला है इंस्क्रिप्शन, ये मिले हैं गुंदरम रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है, वहां पर ये सब इनको मिला है। ये रीजन जो है बुद्धिस्ट पैट्रोनेज के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस सिंबलिज्म वगैरह के लिए यहाँ जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उससे बुद्धिस्ट पैट्रोनेज कैसा था, मीन्स जब बुद्धिज्म इस समय स्प्रेड हो रहा था तो जो किंग थे, सोसाइटी थी, वो बुद्धिज्म को कैसे ले रहे थे, उसके लिए अगेंस्ट में क्या रिएक्ट कर रहे थे, मीन्स बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर रहे थे या उसका अपोज कर रहे थे, प्लस उस समय का रिलीजियन कैसा था, क्या उसमें बेसिक चीजें थी। तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो गुंदरम रिजर्व फॉरेस्ट है पेडापल्ली का, तेलंगाना स्टेट। आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना में ये सब मिला है। एपिग्राफी ब्रांच ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने ये सारा काम किया है। अगर जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं कि कब की मिले हैं इंस्क्रिप्शंस, तो ये हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से लेकर के सिक्स सेंचुरी सीई तक। बीसीई का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट एरा की बात हो रही है, यहाँ पर कॉमन एरा की बात हो रही है। जीरो से इधर जब हम चलते हैं पॉजिटिव में, प्लस वन टू थ्री, तो ये सीई होता है, और जीरो से जब माइनस की तरफ चलते हैं तो हम चलते हैं बीसीई में, ठीक है। तो ये वाला इस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। क्या फाइंडिंग्स हमको मिली है? दो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। एक तो मिला है अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ब्राह्मी अपने आप में एक लैंग्वेज थी और ये स्क्रिप्ट उनको मिली है। वहां पर हरिपुत्र नाम के जो किंग हुआ करते थे उनके बारे में कुछ बात मिली है, जो कि चूटू डायनेस्टी के थे। उसमें ये मिला है कि भाई इन्होंने जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे उनके लिए केव्स बनवाई, उनके रहने के लिए, बुद्धिस्ट के लिए बिहार बनवाए, है ना, रेजिडेंसेस बनवाए जंगल में, और वो भी माउंटेन को कट करके। वैसा ही उसमें फ्रेंडशिप वगैरह की बात होती है कि जो कुमार हाकुसरी था सातवाहन प्रिंस, उसकी किस किस के साथ में फ्रेंडशिप थी। अनोदर इंस्क्रिप्शन है वो ट्राइडेंट एंड डमरू मिला है, ठीक है। डमरू आप सब जानते होंगे कि डमरू कुछ कुछ ऐसा होता था, है ना, ऐसा। तो ये जो डमरू मिला है उसमें जो ऐसे धागे से बंधे होते हैं, जो डमरू मिला है उससे पता चलता है कि जो है भगवान शंकर या उनके साथ के उनके लिए रिलीजन में जो है उनकी कुछ कनेक्टिविटी रही होगी। रिलीजियस आइकोनोग्राफी जैसे कि डमरू या और भी चीजें मिली हैं साउथ इंडिया में, तो उनसे काफी चीजें पता चलती हैं। प्लस
उससे ये भी पता चलता है कि उस समय पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी थी और रिलीजियस सिंबल कैसे हुआ करते थे, क्या उनका इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था उस समय की सोसाइटी में। सो गाइस, these were the some important news for today's session, and we will meet again in other another session. So तब तक के लिए bye bye, take care, thank you very much.